हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स प्लस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है SBI क्लर्क मेमोरी बेस्ड 2023 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो SBI क्लर्क मेमोरी बेस्ड लास्ट ईयर का जो पेपर आया था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं और उसके बाद इस पार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्थमेटिक और कुछ क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके इस साल के पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें बोला है अ मैन इन्वेस्टेड टोटल सम ऑफ 20,000 इनटू स्कीम ए एंड स्कीम बी। He invested in Scheme A and Scheme B for 3 and 2 years respectively. Rate of interest from Scheme AB is 20% SA and 35% SA respectively. Interest received from Scheme B is 1600 less than the interest received from Scheme A. Find the 50% of total amount received from Scheme A and B. So हमें ये बोला है कि एक आदमी है जो 20,000 रुपये दो स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है। 20,000 रुपीज़, एक मिनट, गिव मी अ सेकेंड। 20,000 rupees for scheme A and for scheme B। स्कीम A में वो 20% के हिसाब से 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और स्कीम B में 35% के हिसाब से 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। अब आगे ये बोला है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम B इज 1600 लेस दैन द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम A। हमें ये बोला है कि जो स्कीम B से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 1600 कम है स्कीम A के इंटरेस्ट से। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि स्कीम ए का जो इंटरेस्ट है वो 1600 ज़्यादा है स्कीम बी के इंटरेस्ट से। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं स्कीम ए में 100x रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ और स्कीम बी में 100y रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं ये बोल सकता कि स्कीम ए का इंटरेस्ट मतलब 60%, 20% 3 साल के हिसाब से 60% हो जाएगा और 100x का 60% मतलब हो जाएगा 60x। स्कीम बी में इंटरेस्ट जो रहेगा वो रहेगा 35% फॉर 2 ईयर और हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 100y में तो इंटरेस्ट हो जाएगा 70y। और इनका डिफरेंस जो है वो हमें दिया है 1600। ये जीरो यहाँ से, जीरो यहाँ से और जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग जो बचेगा वो होगा 6x माइनस 7y इज इक्वल टू 160। ये तो हो गई एक इक्वेशन। हमें और क्या बताए कि जो 100x स्कीम का प्रिंसिपल है और 100y स्कीम का प्रिंसिपल, 100 स्कीम बी का इंटरेस्ट जो है 100y, इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो वो होगा 20,000 रुपीज़। सो मैं ये यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि 100x और 100y इनका अगर मैं सम करूँगा तो आएगा 20,000 रुपीज़। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। सो यहाँ पे मैं बोल सकता कि x और y की जो वैल्यू है वो आ गई 200। इस इक्वेशन में मैं देख रहा हूँ कि 7y यहाँ माइनस है और अगर इस इक्वेशन में अगर मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 7x, ये जैसे 7y और ये हो जाएगा हमारा 1400। 200 का 7 गुना 1400। सो इनको अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे 7y से प्लस 7y और माइनस 7y कैंसिल हो जाएगा। सो ये माइनस 7y और प्लस 7y कैंसिल हो जाएगा और 6x और 7x हो जाएगा 13x विच इज इक्वल टू 1400 और 160। 1400 में अगर मैं 100 ऐड करूंगा तो होंगे 1500 और 1500 में 60 ऐड करूंगा तो होंगे 1560। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 13 का 12 बार है फॉलोड बाय 1 0। तो x की जो वैल्यू आ गई यहाँ से वो आ गई 120।
अच्छा, अगर x की वैल्यू 120 आ गई, सो अगर x की वैल्यू 120 आ गई तो इस इक्वेशन में अगर मैं 120 पुट कर रहा हूँ तो 7x की वैल्यू 120 है तो 7x की वैल्यू हो जाएंगी 12 का 7 टाइम्स मतलब 84 फॉलोड बाय 10, तो ये हो जाएगा 84 और फॉलोड बाय 10 मतलब 840। सो ये हो जाएगा 840 प्लस का 7y इज इक्वल टू 1400। यहाँ से 7y की वैल्यू आ जाएंगी, देखिए 1400 में से अगर मैं 800 माइनस करूंगा तो हो गए 600, और 600 में से 40 माइनस करूंगा तो हो गए 560। सो कहने से मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 80। सो y की वैल्यू 80 है और x की वैल्यू जो है वो है 120। यहाँ तक तो ठीक है। उसने आगे क्या बोला है कि फाइंड द 50% ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्कीम ए एंड बी। स्कीम ए का 50% अमाउंट और स्कीम बी का 50% अमाउंट ये हमको फाइंड करना है। अगर मैं बोल रहा कि 20% के हिसाब से 3 साल के लिए इसका जो इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 60%, और इसका जो इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 70%। तो इनका अगर मैं अमाउंट लूंगा तो अमाउंट आ जाएगा 160% और इसका अमाउंट आ जाएगा 170%। सो 160% 100x का कितना होगा, 160 होगा, 160x होगा, और 170% ऑफ 100y ये कितना होगा, 170y हो जाएगा। हमें पूछा है इनका 50%, 160 का 50% कितना होगा 80x, और 170 का 50% कितना होगा 85y। सो हमें x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू है 120। सो अगर मैं 80 इंटू 120 करूँगा तो 12 8 जा 84, 12 8 जा 96 सॉरी, फॉलोड बाय 20, एंड 85 इंटू अगर मैं 80 करूँगा तो आप इसको ऐसा लिखिए, देखिए जो 85 है ना, जो 80 जो है इसको अगर मैं 40 इंटू 2 लिख दूँ, इंटू 85 कर दूँ, तो ये 85 इंटू 2 हो जाएगा 170, और 170 का 4 टाइम्स होता है 68, और फॉलोड बाय 20, तो ये हो जाएगा 6800। इन दोनों का सम करना है हमें। 9000 एंड 6000 इज 15,000 एंड 600 एंड 800 इज 1400। तो 15,000 और 1400 कितने हो जाएंगे, 16,400। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 16,400। आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है और आपको ये वीडियो समझ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, में हमें बोला है a man invested rupees x plus 960 in scheme A for 6 years at 15% per annum SI, and he received 3x minus 40 as a total amount after 6 years. If he invested rupees y in scheme A for same time and same rate and received 2x minus 28 as the amount, then find the value of y. उसने बोला है कि एक आदमी है जो x प्लस 960 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है एक स्कीम में, जिसका इंटरेस्ट जो है वो 15% 6 साल के हिसाब से वो इन्वेस्ट करता है, वो सिंपल इंटरेस्ट, एंड ही रिसीव 3x माइनस 480 एज अ टोटल अमाउंट। सो 15% 6 साल के हिसाब से अगर इंटरेस्ट इसका होगा 90%, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 190%। वही हमें दिया है, कितना दिया है 3x माइनस 420। इस क्वेश्चन को आप x लेके मत सॉल्व कीजिए क्योंकि x से ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। सो हम x की जगह 100a पुट कर देते हैं इस वैल्यू में। तो अगर x की जगह मैं 100a पुट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा x, लेट x इज इक्वल टू 100a। सो ये हो जाएगा 100a प्लस 960
इंटू इसका इंटरेस्ट है 90%, उसका अमाउंट हो जाएगा 190%। ये अमाउंट जो है हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है 3x माइनस 420। अब देखिए x इक्वल टू 100a है, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएंगी 300a माइनस 420। अच्छा, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, और ये जो 10 है इसको अगर मैं यहाँ डिवाइड कर दूँ, सो ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा और ये 0 कट हो जाएगा। अब आगे 19 का अगर 10 टाइम्स करूँगा तो होगा 190a प्लस 96 का अगर 19 टाइम्स करूँगा तो देखिए 96 को आप ऐसा लिखिए 90 प्लस 6, अगर मैं इसको 90 प्लस 6 लिख रहा हूँ और 19 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो 19 का 9 टाइम्स होता है 171 और ये 10, सो 1710 एंड 19 का 6 टाइम होता है 114, तो ये 114, सो ये कितना आ जाएगा 1824। आप ऐसे ना करके आप इसको 96 को 100 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, 100 माइनस 4 इंटू 19, सो 19 का 100 टाइम्स होगा 1900 और 19 का 4 टाइम्स होगा 76, सो 1900 माइनस 76 हो जाएगा 1824। तो आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 300a माइनस 420। अच्छा, अब अगर मैं 300a में से 190a माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा 110a बच जाएगा यहाँ से, और ये 1824 में अगर 420 ऐड कर दो तो कितना बचे, कितना होगा ये 2200, 1800 400 2200, 24 और 20 44, तो ये हो जाएगा 2244। 11 से अगर मैं कट करूंगा तो 11 से जाएगा 10 बार और 11 से जाएगा 2 बार, 0 बार, 4 बार। अगर 10a की वैल्यू 204 है तो मैं अगर 100a की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो हो जाएगा 2040। 100a की वैल्यू इसलिए है कि हमने x इक्वल टू 100a पुट किया है, तो यहाँ से 100a की वैल्यू 2040 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तक ठीक है। अब उसने क्या बोला है, इफ़ ही इन्वेस्टेड रुपीज वाई इन स्कीम ए फॉर सेम रेट मतलब 6 साल के लिए, एंड फॉर सेम टाइम 6 ईयर, एंड फॉर सेम रेट मतलब 15% के हिसाब से, तो उसको वो जो अमाउंट रिसीव कर रहा है वो है 2x माइनस 280। सो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि अगर उसने स्कीम वाई में 190% अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो उसको जो अमाउंट मिल रहा है वो है 2x माइनस 280। अब देखिए x की वैल्यू जो है वो 2040 है, 2x जो है वो x का डबल है, सो 2040 का डबल अगर कितना होगा ये 4080, फिर 2x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएंगी 4080 आ जाएगी। अगर 4080 में से 280 अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा, देखिए 80 में से 80 गया तो 4000, और 4000 में से 200 अगर गया तो कितना होगा 3800, तो 0 से 0 कट, 19 से जाएगा ये 2 बार फॉलोड बाय 20, और ये 10 जो है ये आ जाएगा। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो है 2000। हमें क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मतलब इसका आंसर जो है वो है 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि A man covers certain distance in 3 hours 55 minutes with x km per hour. After that, he increases his speed by 30 km per hour and travel for the next 3 hours and 2 minutes. And he covered 60 km more than the earlier covered distance. Then find the approximate value of x. उसने बोला है कि एक आदमी है, वो पहले जो है वो x के स्पीड से जाता है, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और उसके 3 घंटे और 2 मिनट बाद वो अपने स्पीड को 30 से इंक्रीज कर देता है। ही इंक्रीज स्पीड बाय 30 किलोमीटर, मतलब उसकी स्पीड हो जाती है x प्लस 30। सो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है
इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँगा तो वो डिफरेंस उसने बोला है कि वो डिफरेंस जो है वो 60 आ जाता है, सॉरी एक मिनट, वो डिफरेंस जो है वो 60 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है। सो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस 2 और ये डिस्टेंस 1, सो इन दोनों का डिस्टेंस है जो D2 जो डिस्टेंस है और जो D1 जो डिस्टेंस है, इनका डिफरेंस है 60, जिसमें से D2 जो है वो बड़ा है, क्योंकि D2 जो है अर्लियर अर्लियर डिस्टेंस से बड़ा है। सो मैं ये बोल सकता कि वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कवर कर रहा है, मतलब अर्लियर डिस्टेंस से 60 किलोमीटर डिस्टेंस जो है ज़्यादा कवर कर रहा है। अब डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो डिस्टेंस जो है वो होगा स्पीड इंटू टाइम। तो ये इसकी स्पीड कितनी थी, एक डिस्टेंस टू की स्पीड थी x+30, और इसका टाइम कितना था। देखिए उसने क्या पूछा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x। सो मैं ये कर लेता कि ये जो 3 घंटे और 55 मिनट है, इसको मैं 4 आवर्स कंसिडर कर लेता, और जो 3 आवर्स और 2 मिनट है इसको मैं सिर्फ 3 आवर्स कंसिडर कर लेता। क्यों? क्योंकि उसने अप्रोक्सीमेट पूछा है। तो सेकंड डिस्टेंस जो है D2 डिस्टेंस, वो 3 आवर के लिए वो चलता है, और D1 जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 आवर्स के लिए चलता है, और उसमें उसकी जो स्पीड है वो है x, सो इक्वल टू 60। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 3 × x इज 3x प्लस 90 माइनस 4x इक्वल टू 60। यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -30, तो x की वैल्यू यहाँ से 30 आ जाएगी। हमें उसने क्या पूछा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू 30 के आसपास आ जाएंगी, मतलब ऑप्शन डी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि आनंद spent 25% of his monthly salary on household and 20% of the remaining salary spent on rent। इसमें हमें ये बोला है कि आनंद जो है वो अपने 25% सैलरी का हाउस होल्ड पे इन्वेस्ट करता है, और 20% जो उसकी रिमेनिंग बची हुई सैलरी जो है उसका 20% वो रेंट पे इन्वेस्ट करता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि आनंद की जो सैलरी है वो है 100 रुपीज़, जिसमें से वो अगर 25% जो है वो हाउस होल्ड पे इन्वेस्ट कर रहा है, सो बचा हुआ 75 रुपये जो है उसका 20%, 75 का 20% कितना होता है, 15, 15, 15, 15 जो है वो 20% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी स्पेंड ऑन रेंट, 15 जो है वो रेंट पे खर्च कर रहा है। अब 75 में से 15 अगर वो रेंट पे खर्च कर रहा है तो बचा कितना, 60। अच्छा, आगे आगे उसने बोला है कि आनंद स्पेंड रिमेनिंग सैलरी ऑन ट्रेवलिंग एंड फूड इन द रेशियो 2:3। आनंद जो बचे हुए 60 रुपए है वो 2:3 के हिसाब से ट्रैवलिंग पे और फूड पे खर्च करता है। इसका 2:3 अगर मैं निकालूंगा तो ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी। सो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। सो 2 यूनिट की वैल्यू 24, और 3 यूनिट की वैल्यू जो है 12 3 36 होगी। अच्छा, सामने क्या बोला उसने, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एंड हाउस होल्ड इज 1540। जो हाउस होल्ड का डिफरेंस है और जो फूड का डिफरेंस है, मतलब ये 36, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालूंगा मैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 36 माइनस 25, 11, 11, 11 जो है उसका जो 11 यूनिट का जो डिफरेंस है वो है 1540। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता मैं, और कितना जाएगा, 11 से 14 बार जाएगा तो 140। उसने क्या पूछा है, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ आनंद। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 140 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 140 इंटू 100 मतलब 40,000। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है ए स्टार्ट अ बिजनेस विथ रुपीज एक्स एंड आफ्टर 8 months बी जॉइन हिम विथ रुपीज एक्स प्लस 3,000. After another 1 month, she also joined them with some investment. Now the profit share of BC become equal after a year. Profit share of A is twice the profit share of B. Find the investment made by C. So उसने बोला है कि A है वो अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है रुपीज एक्स का। अच्छा, B जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है एक्स प्लस 3,000 रुपीज़ का, और सी जो है कुछ इन्वेस्टमेंट करता है। लेट से इसका इन्वेस्टमेंट मैं बोलता हूँ सी बोल देता हूँ, इसका इन्वेस्टमेंट सी। अब इनका टाइम पीरियड मुझे देखना पड़ेगा। इसने क्या बोला है, ए स्टार्ट अ बिजनेस विथ रुपीज एक्स एंड आफ्टर 8 months बी ज्वाइंट। अगर बी 8 महीने बाद आ रहा है, लेट सपोज अगर ए 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और बी उसके 8 महीने बाद आ रहा है, तो मैं ये बोल सकता कि 12 - 8, बी जो है वो 4 मंथ के लिए बिजनेस में होगा। आफ्टर अनदर 1 month सी ऑल्सो ज्वाइन देम। सी जो है वो बी के 1 महीने बाद आ रहा है। अगर बी 4 महीने के लिए बिजनेस में है तो सी 3 महीने के लिए बिजनेस में हो जाएगा, क्योंकि वो उसके 1 महीने बाद आ रहा है। और ए जो है वो उसका कुछ दिया नहीं है, तो ए जो है टोटल 12 महीने के लिए बिजनेस में होगा। अच्छा, इसके आगे क्या बोला है, नाउ द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एंड सी बिकम इक्वल। ओके, प्रॉफिट शेयर जो है बी और सी का वो इक्वल है आफ्टर ए ईयर, एंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज ट्वाइस द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी। ओके, तो इसने ये बोला है कि जो प्रॉफिट शेयर है ए का वो बी के प्रॉफिट शेयर से तो ट्वाइस है। ठीक है, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज ट्वाइस द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ बी सी इज इक्वल। मतलब बी और सी का प्रॉफिट शेयर जो है वो इक्वल है। बी का अगर शेयर 1 है तो सी का शेयर भी 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर इन दोनों को अगर मैं देखूँ, इन दोनों को ए और बी को, इसका अगर प्रॉफिट में देखूँ तो 12x हो जाएगा इसका। इसका जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 12x। अगर इसका प्रॉफिट 12x है और ये इसका 2 टाइम्स है, तो ये इसका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3,000 इंटू 4 12,000 विच इज इक्वल्स टू 6x। सो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएंगी। कितनी होगी x की वैल्यू, 6x माइनस 4x इज 2x एंड 2x इज इक्वल्स टू 12,000। सो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो मुझे मिल गई 6,000 रुपये। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 6,000 रुपये अगर मुझे मिल गई, तो मैं यहाँ से c का इन्वेस्टमेंट निकाल सकता। कैसे, आप ए और सी का अगर यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो लेंगे तो यहाँ से सी का इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। देखिए, ए का प्रॉफिट कितना है 12x अपॉन सी का प्रॉफिट कितना है सी इंटू 3। इनका रेशो 2:1 दिया है। अब मुझे पता है एक्स की वैल्यू जो है वो 6,000 है, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में, मतलब इस रेशो में, इस यहाँ पे अगर मैं 6,000 रुपये पुट कर देता एक्स की जगह, तो 2 से ये कटेगा कितनी बार, 3,000 बार, और 3 से 3,000 जो है वो जाएगा 1,000 बार। तो यहाँ से सी की वैल्यू मुझे मिल जाएंगी 12,000। तो मुझे यही पूछा था, सो इसका आंसर आ जाएगा 12,000। पर लेकिन मैं इसमें ये बोलूँगा कि आपको एग्ज़ाम में ऐसा इस सॉल्यूशन से नहीं जाना था। ये सॉल्यूशन बहुत लेंदी है। आप इसको एक दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा था और आपके पास अगर थोड़ा भी दिमाग है, तो आप इसको एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। वो मैं बताता था आप इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
इस क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ से ना पढ़ूँ, मतलब ये ए स्टार्ट फ्रॉम बिजनेस बी सी एंड दिस, यहाँ से ना पढ़ के अगर मैं यहाँ से पढ़ूँ, नाउ द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एंड सी बिकम इक्वल, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक पढ़ूँ इसको, अगर यहाँ से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए बी और सी, इनका अगर प्रॉफिट शेयर मुझे दिया है, तो मुझे बोला है कि ए का जो प्रॉफिट शेयर है वो डबल है बी के प्रॉफिट शेयर से, और बी और सी का प्रॉफिट शेयर जो है वो इक्वल है। ये प्रॉफिट शेयर की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक बात पता है कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हो जाता है, ठीक है। सो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट निकालना है तो मैं प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दूंगा। तो इनका टाइम का क्या रेशो है, इसका टाइम का क्या है, अगर ए ए हमने देखा कि ए जो है वो पूरे 12 महीने के लिए था, पूरा 1 साल के लिए था। बी जो है वो कितने महीने के लिए था, बी जो था वो आफ्टर डेट मतलब 4 महीने के लिए था, और सी 3 महीने के लिए था। सो अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, इसको, इन दोनों को, इसको और इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, सो मैं अगर यहाँ से या इन सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर देता, सो ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचेगा 2, 12, 4 से 12 को अगर मैं कट करूँगा तो बचेगा 3, और 3 से 12 को कट करूँगा तो बचेगा कितना, 4। अच्छा, ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया। अब मुझे क्वेश्चन में बोला था कि ए स्टार्ट विथ ₹x और बी स्टार्ट विथ x प्लस 3000। अब मुझे एक बात बताओ कि ए अगर ₹x इन्वेस्ट कर रहा है और बी x प्लस 3000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, तो x जो है, मतलब ए जो है वो बी से कितना कम इन्वेस्ट कर रहा है, 3000 रुपये कम इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से ए जो है वो 3 से 1 यूनिट कम लेस इन्वेस्ट कर रहा है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो हो जाएंगी 3000 रुपये। सो यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू जो है वो हो जाएंगी 4 इंटू 3000, मतलब 12000। आपको ऐसे सॉल्व करना था एग्जाम में, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 12000। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 10 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 30 days एंड सेम वर्क कैन फिनिश बाय 15 वुमन इन द सेम डेज। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ब्रेक कर करके सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ से यहाँ तक जो डाटा गिवन है उसमें सॉल्व करेंगे। हमें क्या बोला है, 10 मैन वर्क फॉर 30 days एंड सेम वर्क, मतलब ये जो वर्क है मैं इसको अगर बोल देता हूँ, ये अगर टोटल वर्क है TW, सो यही टोटल वर्क जो है वो 15 पेमेंट सेम डे में करते हैं, 15 पेमेंट 30 दिन में कर रहे हैं। अच्छा, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 10M इंटू 30 एंड 15 वुमेन इंटू 30। 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से M अपॉन W का रेशो मुझे मिल जाएगा। M अपॉन W का जो रेशो है वो आ जाएगा 3:2, 3/2। तो यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल सकता, कैसे, अगर 10 आदमी 10M लोग 30 दिन काम कर रहे हैं, तो वो टोटल वर्क कर रहे हैं। सो अगर एक आदमी की इफिशियंसी अगर 3 है, तो 10 आदमी की जो इफिशियंसी है वो कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएगी। तो यहाँ से 30 इंटू 30 मतलब टोटल वर्क जो है वो हो जाएगा 900। आप इस इक्वेशन में ट्राई ना करके आप इस इक्वेशन में भी, जो नीचे की जो इक्वेशन है उसमें भी ट्राई कर सकते हैं कि 15 वुमेन 30 दिन में अगर टोटल काम कर रहे हैं, सो एक वुमेन की जो इफिशियंसी है वो 2 है, सो 15 वुमेन की जो इफिशियंसी जो है वो हो जाएंगी हमारी, कितनी हो जाएंगी, 1 मिनट, वो हो जाएंगी 30, 15 इंटू 2 मतलब 30, और 30 इंटू 30 मतलब 900। तो यहाँ से भी टोटल वर्क 900 आ रहा है और यहाँ से भी टोटल वर्क 900 आ रहा है। सो हमें टोटल वर्क मिल गया 900। अभी हमें सामने बोला है नाउ 20 मैन स्टार्ट वर्क एंड लीव
लीव द वर्क आफ्टर 3 days। मतलब हमें ये बोला है कि अभी जो है वो 20 आदमी काम कर रहे हैं और वो 3 दिन के बाद काम छोड़ के जा रहे हैं। सो 20 आदमी 3 दिन में कितना काम करेंगे? 20 आदमी 3 दिन में कितना काम करेंगे? देखो 20 इंटू एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो 20 इंटू 3 सो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 6 मतलब 180। सो जो 20 लोगों ने जो है 3 दिन के लिए जो काम किया था वो है 180। सो टोटल काम कितना है? 900। अगर टोटल काम 900 है और जिसमें से 180 इन लोगों ने किया है, इन 20 आदमी ने किया है, तो बचा कितना? 720। सामने उसने बोला है 30 women फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अच्छा, 30 women फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अगर अगर एक विमन 2 की एफिशिएंसी से काम कर रही है, सो 30 विमेन जो है 30 का डबल मतलब 60 के एफिशिएंसी से काम करेंगी और 60 काम करेंगी। सो अगर मैं 720 को 60 से डिवाइड कर देता हूँ, सो ये कितना जाएगा? 6 12 जा। सो वुमेन जो है वो 12 दिन के लिए काम करेंगी। ठीक है, उसने क्या बोला है? यहाँ तक हो गया था, डन द रिमेनिंग वर्क। इफ द टोटल टाइम फिनिश द if the total time to finish the work was 21 days, then find the number of day in which no work was done। अब देखना इसने क्या बोला है कि अगर टोटल जो काम है वो 21 दिन में पूरा हो रहा है, सो कितने दिन काम नहीं हुआ होगा, कितने दिन वर्क नहीं हुआ होगा, ये बोला है। सो पहले तीन दिन जो है, फर्स्ट 3 days वो 20 लोगों ने काम किया, तो ये पहले 3 दिन का काम हो गया। उसके बाद उन लोगों ने 180 काम किया। उसके बाद जो वर्क जो बचा वो था 720। तो 720 जो काम है वो 30 वुमेन्स ने किया, और वो कितने दिन में किया? 12 डे में, 12 डेज में। सो मैं यहाँ से बोल सकता कि 12 और 3 15 दिन का काम हो गया। सो 15 दिन का अगर काम हो गया तो बचेगा कितने दिन का काम? 6 दिन का काम। सो 6 दिन लोगों ने काम नहीं किया। सो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 6 days। आई होप सो आपको इसका सोल्यूशन अच्छे से समझा होगा। अगर आपको सोल्यूशन अच्छे से समझा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और उस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, गिव मी अ सेकंड। ओके, इसमें हमें बोला है फीमेल इन विलेज ए इज 150% ऑफ मेल इन सेम विलेज। मेल in village B is thrice the male in village A. Female in a village B is 500 more than the female in village A. Total population of village B is 180% more than that of village A. Find the number of male in village A। ठीक है, तो उसने बोला है कि 2 विलेज है, विलेज ए एंड दिस इज विलेज बी। विलेज ए और विलेज बी जिसमें कुछ मेल और कुछ फीमेल होते हैं, और विलेज बी में भी कुछ मेल और कुछ फीमेल रहते हैं। उसने बोला है कि फीमेल इन विलेज है, मतलब ये लोग 150% ऑफ मेल है। 150% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/2। सो अगर मेल 2 है, सो इसका 2 का 150% मतलब फीमेल जो है वो 3 हो जाएगी। अच्छा, मेल इन विलेज बी मतलब ये मेल इन विलेज बी इज थ्राइस द मेल इन विलेज ए। जो मेल है विलेज ए में उसका अगर मैं 3 गुना करूंगा तो मुझे मेल मिलेंगे विलेज बी के। सो इसका 3 गुना कितना होगा? 6 होगा इसका 3 गुना। आगे क्या बोला है? फीमेल इन विलेज बी इज 500 मोर देन द फीमेल इन विलेज ए। अब इस डाटा को हम रहने देते, इस डाटा को अभी हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इस डाटा को अगर हम कंसिडर करेंगे तो हमें x लेना पड़ेगा, और इसमें हमें 6x 500 मोर देन द फीमेल इन विलेज ए, मतलब 3x प्लस 500 यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा। तो हम इसको मतलब रहे तक रेशो से ही सॉल्व करेंगे इसको। आगे क्या बोला है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी इज 180% मोर देन दैट ऑफ विलेज ए। टोटल पॉपुलेशन जो है विलेज बी की वो 180% मोर है।
अब 180% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 180% जो है वो, अगर 0 से 0 कटा और ये 2 से 9 बार, 2 से 5 बार, देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो होती है 9/5। इसका मतलब ये है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी इज 180% मोर देन दैट ऑफ विलेज ए। अगर विलेज ए में टोटल 5 लोग होंगे, सो उसमें अगर मैं +9 कर दूँ 5 में, तो विलेज बी में उतने लोग होंगे, मतलब 5 का 180% मोर जो है वो होगा 14। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ 2 और 3 बराबर 5 यूनिट है। सो यहाँ अगर मेल 6 यूनिट है और टोटल 14 यूनिट है, तो यहाँ जो फीमेल जो है रिमेनिंग वो आ जाएंगी 8 यूनिट। अब इस लाइन को पढ़ते हैं हम। फीमेल इन विलेज बी इज 500 मोर देन द फीमेल इन विलेज ए। जो फीमेल बी है, फीमेल बी की जो फीमेल जो है विलेज बी की, वो 500 ज़्यादा है बोल रहा है वो ए के फीमेल विलेज से। सो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो 8 जो है वो 3 से कितना ज़्यादा है, 5 यूनिट ज़्यादा है। सो 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो दी है 500, और 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 100। तो उसने क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल इन विलेज है। मेल इन विलेज है मतलब 2 यूनिट की वैल्यू। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 200। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि स्टेटमेंट बेस है, मतलब क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं, स्टेटमेंट के हिसाब से बोल सकते हैं इसको, कि विच स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड और सफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसमें बोला है कि 15,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पी क्यू आर एस, देन फाइंड द शेयर ऑफ क्यू। तो हमें ये देखना है कि इसका जो सॉल्यूशन है, मतलब उसने पूछा है कि फाइंड द शेयर ऑफ क्यू, वो किस स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इन दोनों में से सफिशिएंट है, या स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, या दोनों है। तो पहले हम स्टेटमेंट 1 को चेक करते हैं। उसमें उसने बोला है पी एंड क्यू टुगेदर रिसीव 25% मोर देन द शेयर ऑफ आर। पी प्लस क्यू ये जो है वो आर से 25% मोर है। 25% का परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। तो उसने बोला है पी और क्यू जो है वो, अगर आर की वैल्यू जो है 4 यूनिट है, तो उसमें अगर मैं एक ऐड करूंगा तो हो जाएगा 5। तो पी और क्यू जो है वो 5 यूनिट है और आर जो है वो 4 यूनिट है। और क्या बोला है, क्यू रिसीव 1000 लेस देन शेयर ऑफ पी। तो यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि यहाँ से पी और क्यू का हमें यूनिट नहीं पता है, तो यहाँ से क्या हम 1000 लेस तो नहीं निकल पाएंगे। ठीक है। रेशियो ऑफ शेयर ऑफ एस एंड आर इज 3:2। रेशियो ऑफ शेयर ऑफ एस एंड आर इज 3:2। तो अगर एस और आर का मैं शेयर ले रहा हूँ तो वो कितना है, एस का शेयर जो है वो 3 है और इसका शेयर जो है वो 2 है। सो इस आर का शेयर यहाँ पे अगर 4 है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो यहाँ पे आर का शेयर 4 हो जाता है और यहाँ पे एस का शेयर जो है 6 हो जाता है। सो दोनों स्टेटमेंट हमने यूज़ कर लिए। अब हम देखते हैं कि ये सफिशिएंट है कि नहीं है आंसर देने में। तो उसने बोला है कि फाइंड द शेयर ऑफ क्यू। सो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि पी क्यू आर एस, इनका इनका अगर मैं सम करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 यूनिट की जो वैल्यू है वो हो जाएंगी 15,000। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो हो जाएंगी 1,000। सो हमें क्या पूछा था, फाइंड द शेयर ऑफ क्यू। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 5,000। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइए, उसने क्या बोला है कि क्यू क्यू जो है वो 1,000 रुपये लेस रिसीव कर रहा है पी से। तो अगर क्यू 1,000 रुपये लेस रिसीव कर रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे 1,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो बचेंगे कितने, 4,000। 4,000 बचेंगे और मैं पी और क्यू में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता इक्वली। सो पी का शेयर जो है वो हो जाएगा 2,000 और क्यू का शेयर जो है वो हो जाएगा 2,000। लेकिन हमारी टोटल थी 5,000। उसने हमें क्या बोला था कि क्यू जो है वो 1,000 रुपये कम रिसीव कर रहा है पी से। अगर क्यू 1,000 रुपये कम रिसीव कर रहा है पी से, तो पी की जो वैल्यू हो जाएंगी वो हो जाएंगी इससे 1,000 ज़्यादा, मतलब 3,000 रुपये। सो यहाँ से हम क्यू का शेयर निकाल सकते हैं। तो दोनों भी स्टेटमेंट सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को निकालने में। तो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो
ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन बेस्ड है। इसमें हमें बोला है कि breadth of a rectangle is 65% less than the length of the same rectangle। उसने बोला है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है इनका रेशो अगर मैं लूँ तो उसने बोला है कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 65% लेस देन द सेम रेक्टेंगल। तो जो ब्रेथ जो है इसकी वो 65% लेस है उसके लेंथ से। तो 65% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? अगर इसकी मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूँ तो 65/100, तो 5 से अगर गया तो ये हो गया 13 बार, 5 से गया तो कितने बार होगा? ये 20 बार होगा। तो मैं ये बोल सकता कि जो इसकी जो लेंथ है वो है 20। तो 20 में अगर मैं 30 लेस करूँगा तो कितना बचेगा? 7। तो उसकी जो ब्रेथ हो जाएगी वो हो जाएंगी 7। इसको मैं एक्स बोल रहा, इसको भी मैं एक्स बोलूँगा। तो ये तो होगी इनके डायमेंशन। इनका एरिया कितना होगा? इनका एरिया होगा 7x इंटू 20 मतलब 140x²। अच्छा, रेडियस ऑफ अ सर्कल r सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल इज 616 स्क्वायर मीटर। उसने बोला है कि एक सर्कल है जिसके रेडियस r है और उसका एरिया हमें गिवन है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाया r²। तो एरिया जो है उसका वो है 616। पाई की वैल्यू जो है वो रहती है 22/7 एंड दिस इज r²। तो यहाँ से अगर मैं कट करूँगा तो ये कितनी बार जाएगा? देखो 22 का 4 बार, 22 का 2 बार कितना होता है? 44। बचेगा कितना? 176। 22 का ये 8 बार जाता है 176। तो यहाँ से मुझे r² की वैल्यू मिल जाएंगी। कितनी मिल जाएंगी? 28/7। अच्छा, अब इसको आप मल्टीप्लाई मत कीजिए। यहाँ से हम r की वैल्यू ऐसे निकालेंगे कि 28 जो है ना उसको मैं लिख रहा हूँ 7/4/7। और ये जो 4 जो है ना इसको आप इसको 7/7 और 4 को जो है वो लिखो आप 2/2 r²। तो यहाँ से मुझे r की वैल्यू मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? √49/4। r की जो वैल्यू आ जाएंगी वो आ जाएंगी 7/2 मतलब 40। अगर r की वैल्यू 14 आ गई तो मुझे क्या बोला है? एक मिनट मैं ये इरेज कर लेता हूँ। r की वैल्यू जो थी वो हमारी थी 14 मीटर। तो उसने हमें क्या बोला है? रिलेशनशिप बिटवीन r एंड b एज फॉलोज। हमें रिलेशन दिया है, क्या दिया है? r² मतलब 14 × 14 विच इज इक्वल्स टू 16 1/3। व्हाट इज 16 1/3? 16 का 3 टाइम्स 48, 48 और 1 49 डिवाइड बाय 3 इंटू b+5। सो 7 से मैं अगर कट करूंगा तो 7 से जाएगा 2 बार, 7 से जाएगा 7 बार, ये 7 से जाएगा 2 बार। तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 × 3 मतलब 12b+5। तो यहाँ से b की वैल्यू जो आएंगी 12 - 5 इज 7। तो यहाँ से b की वैल्यू जो है वो 7 आ गई। अगर ब्रेथ 7 है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 7x इज इक्वल टू 7 है। यहाँ से x की जो वैल्यू है वो है 1। अगर x की वैल्यू 1 है और हमें निकालना है एरिया, एरिया कितना है इसका? 140x²। तो 140 इंटू 1² मतलब 1। तो एरिया कितना आ जाएगा? 140। तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट,
इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि अ 2-digit नंबर x whose unit digit is twice the 10 place of the digit, sum of the two digit of the number itself x and product of the digit of x is 54। और मतलब इसमें हमें बेसिकली ये बोला है कि एक 2-digit नंबर है x जिसका जो यूनिट डिजिट जो है वो डबल है उसके 10 प्लेस से। अगर मैं उस नंबर का सम कर रहा हूँ, उस नंबर का और उसके प्रोडक्ट का सम कर रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू आ रही है 54। तो हमें देखना है कि क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 में से कौन बड़ी है, छोटी है या दोनों बराबर है। तो उसने ये बोला है कि एक नंबर है x जो 2-digit नंबर है, तो उसकी जो यूनिट डिजिट है मतलब ये यूनिट डिजिट और ये इसकी हो गई 10 डिजिट। तो जो यूनिट डिजिट जो है वो उसकी ट्वाइस है। फॉर एग्जांपल अगर ये अगर a होगा तो उसकी जो यूनिट डिजिट है वो हो जाएगी 2a और वो 2-digit नंबर है। तो हम इस क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करेंगे रादर देन कि पुटिंग x y और z इंस्टेड ऑफ वेरिएबल। तो हम इसे लॉजिकली सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक मिनट। अगर मैं बोल रहा कि कोई 2-digit नंबर है, 2-digit नंबर मतलब समझ लो एक नंबर है एक और एक का डबल 2, दूसरा नंबर क्या हो सकता, 2, 2 का डबल 4, तीसरा नंबर 3, 3 का डबल 6, चौथा नंबर 4 और 4 का डबल 8, पांचवा नंबर 5 और 5 का डबल 10। क्या मैं ये नंबर ले सकता? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है, x जो है वो 2-digit नंबर है और उसकी जो यूनिट डिजिट है वो डबल है उससे। तो ये 4 ही नंबर है जो सिर्फ 2 डिजिट में लाई कर रहे हैं। तो उनकी यूनिट डिजिट जो है वो डबल है। एक का डबल 2, 2 का 4, 3 का 6 और 4 का 8। तो हमें इन नंबर में से ये देखना है कि इनमें से किसका सम और इस नंबर का प्रोडक्ट करूँ तो 54 आ रहा है। अगर मैं 12 बोलूँ तो अगर मैं 12 अगर वो नंबर लूँ और उसके डिजिट का प्रोडक्ट करूँ मतलब 2 into 1 मतलब 2, तो इनका जो सम है वो आ रहा है कितना, 14। हमें चाहिए था 54, तो 12 वो नंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट नंबर कौन था है 24। अगर मैं 24 लूँ और उनके डिजिट का प्रोडक्ट करूँ 4 2 8, तो ये कितना होगा 32। हमें चाहिए था 54, ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर है 36। अगर मैं 36 में उनके डिजिट का प्रोडक्ट ऐड करूँ 6 into 3 18, तो ये कितना होगा 54। हमें चाहिए था 54, तो वो नंबर कितना होगा 36 हो जाएगा वो नंबर। क्या 48 वो नंबर होगा 54? देखते हैं इसको। अगर 48 है, 48 में अगर 8 4 जा 32 में ऐड करूँगा तो होता है 80। तो 80 पे वो नंबर नहीं होगा, तो वो नंबर कितना होगा 36। और वही वैल्यू थी एक्स की, तो एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई 36। हमें फाइंड करना है क्वांटिटी 1 या क्वांटिटी 2 इनमें से बड़ी या छोटी या बराबर कौन सी है। सो अगर x की वैल्यू 36 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 का 3 टाइम्स 108। क्वांटिटी में बोला है 2x प्लस 48। अगर x की वैल्यू 36 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72। और 72 में अगर मैं 48 ऐड करूंगा तो हो जाएंगे 120। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता कि क्वांटिटी 2 जो है वो क्वांटिटी 1 से बड़ी है। सो आपको लॉजिकली सॉल्व करना था ये क्वेश्चन। आप अगर इसको वेरिएबल से जाते तो वेरिएबल में आपको यहाँ पे a और यहाँ पे 2a पुट करके सॉल्व करना था, जो कि थोड़ी लेंथी प्रोसीजर थी, या उसमें एक्सेप्शन और दूसरी बात लॉजिक ज़्यादा आ रहे थे। मतलब वेरिएबल से आप अगर जाते तो आपको रादर देन वेरिएबल आपको ये क्वेश्चन लॉजिकली सॉल्व करना था। सो दैट्स इट। आज के सेशन में इतना ही है। और ये जो सीरीज थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मेमोरी बेस्ड पेपर 2023, ये 2 पार्ट में मैंने कवर कर चुका हूँ। आप इससे पहले जाके पहला पार्ट देख सकते हैं, ये दूसरा पार्ट था। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको मेरा वह समझा हुआ एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके बाद से जो मैं सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ वो होगी
SBI क्लर्क मेंस सीरीज़, जिसमें हम रोज़ SBI क्लर्क में मेंस के जो भी हम एक्सपेक्टेड पेपर है उसके आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड नाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।